हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 5। और आज जो हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं वो है आपका प्रॉब्लम नंबर 8 आपके प्रैक्टिस मैनुअल का। और आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है। ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ये लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ ही शुरू होता है। मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन मेथड ये जो सॉल्व कर रहे हैं आप, जो पिछले चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा हुआ है, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग ही है। यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट ज़्यादा बनते हैं। यहाँ कांस्टेंट के ज़्यादा बनने की वजह से सिंप्लेक्स मेथड या ग्राफिक मेथड से उसको सॉल्व करना आसान नहीं होता, जिसके लिए एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया गया है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। UV का कैलकुलेशन, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इनिशियल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो इसमें अगर मिनिमाइजेशन का केस आता है तो मैक्सिमाइजेशन का भी केस आएगा, क्योंकि ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ आ ही गया क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये जो एल्गोरिदम हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो पिछले 7 क्वेश्चन में आप यूटिलाइज किए, वो सिर्फ मिनिमाइजेशन के केस में यूज होता है या वही एल्गोरिदम मैक्सिमाइजेशन में भी यूज होगा। तो वो जो सिस्टम है जो आप पढ़े हैं, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या लिस्ट कॉस्ट मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये सब के सब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो तरीका है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका ये है कि हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में। जैसे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने बताया था कि प्राइमल और डुअल का कॉन्सेप्ट, कि आप प्राइमल अगर मिनिमाइजेशन है तो उसका डुअल मैक्सिमाइजेशन होगा। इस तरह से प्राइमल डुअल जैसे चेंज होता है, उसी तरह इस मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स को हम मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। कैसे, अभी इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पहले यहाँ मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स है, दिया हुआ है द यूनिट प्रॉफिट मैट्रिक्स, यूनिट प्रॉफिट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द 4 फैक्टरीज, based on the 4 factories and 3 cell depot of a company and unbalanced quantity of demand and supply are tabulated below. The main object of the company is to maximize profit. जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और ये टेबल में जो वैल्यू दी गई है वो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट था तो आप मिनिमाइज करते थे, ये प्रॉफिट पर यूनिट है, मैक्सिमाइज करना होगा। एज्यूम दैट देयर इज नो प्रॉफिट इन केस ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन। और जो सरप्लस प्रोडक्शन यानी जो डमी रो या कॉलम कर रहा है, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस बना लेंगे। उसके लिए डमी रो, डमी कॉलम यानी कि एक सरप्लस प्रोडक्शन हाउस हमें क्रिएट करना होगा, जो कि डमी रो या कॉलम हम बोलते हैं। उस डमी रो या कॉलम में जीरो प्रॉफिट, जीरो रहेगा, हर जगह 0 0 0, क्योंकि करा है वहाँ नो प्रॉफिट है इन केस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। और टेबल में दिया हुआ है फैक्ट्री F1 F2 F3 F4 S1 S2 S3, ये सेल डिपो है जहाँ पे सेल होता है। और एक फैक्ट्री से जो सामान दूसरे सेल डिपो पे जाता है, वहाँ सेल होने के बाद जो भी प्रॉफिट है वो पर यूनिट दिया हुआ है। कई जगह प्रॉफिट भी हो रहा है, कई जगह लॉस भी हो रहा है। सारी सिचुएशन यहाँ दी गई है। सप्लाई भी दिया हुआ है, डिमांड भी दिया हुआ है। सप्लाई चेक करें कितना है, 10 150 50 और 100, ये हो जाएगा 310। और दूसरे साइड से चेक करें डिमांड 350, यानी कि आपको जो रो है आपका वो 310 आ रहा है, और कॉलम को ऐड करने पे 350 आ रहा है। यानी एक्स्ट्रा जो सरप्लस क्रिएट करना है, जो डमी क्रिएट करना है आपको, वो रो में ही करना है। यानी एक डमी रो यहाँ पे क्रिएट करना होगा आपको।
तो आइए यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं फैक्ट्री है, यहाँ पे है S1 S2 S3, फैक्ट्री में फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री 4 भी है, और यहाँ पे डमी कॉलम क्रिएट करना है। चलिए सप्लाई ये देखिएगा सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्ट्री 1 से 10 है, यहाँ पे 150 है, और ये हो गया आपका 50, और ये हो गया 100। ये टोटल वैल्यू हो गई 210, 200, 310 और 310 ये हो गया। यानी कि हमें इधर से जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखिएगा कितना कितना दिया हुआ है, ये 80, 120 और 150, तो ये तो हो गया 350 और ये हो गया 310। यानी यहाँ डमी रो नहीं क्रिएट करना है आपको, ये हो जाएगा आपका सप्लाई, और यहाँ रो बनाना होगा आपको। इधर देखेंगे यहाँ डमी रो क्रिएट करेंगे, और ये हो गया आपका सप्लाई। सप्लाई में अब ठीक रहेगा। यहाँ डिमांड, डिमांड लिखेंगे 80, 120 और 150, ये हो जाएगा डिमांड आ गया 350। यहाँ सप्लाई जो दी गई है कितनी कितनी है देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है सप्लाई में 10, यहाँ का दिया हुआ है 150 क्वेश्चन में, ये है 50 और ये हो गया 100। ये जो डिफरेंस आएगा आप यहाँ लिख देंगे, वो 350 और यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 40 यूनिट कम पड़ेगा। अब ये 50, 50, 100, ये आ जाएगा 350। तो यहाँ से ये तो प्रॉब्लम अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए हमने एक डमी रो क्रिएट किया। 40 कह रहा है कि इसका जो प्रॉफिट होगा ये 0, 0 और 0, नो प्रॉफिट है, तो हमने 0, 0, 0 कर दिया। बाकी प्रॉफिट दिए गए हैं। यहाँ पे अगर सेल होता है, यहाँ से यहाँ की सेल होती है, तो प्रॉफिट है ₹6 पर यूनिट, यहाँ का भी प्रॉफिट है 6 पर यूनिट, और यहाँ का जो प्रॉफिट है 1 रुपीज पर यूनिट। और फैक्ट्री 2 से अगर S1 को सेल करेंगे तो -2 लॉस हो जाएगा आपको। यहाँ भी -2 का प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस हो जाएगा। यहाँ भी -4, यहाँ भी लॉस हो जाएगा। और यहाँ इस फैक्ट्री में अगर सेल करेंगे तो 3 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट होगा, यहाँ 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, और यहाँ भी 2 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट होगा। यहाँ 8 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट है, यहाँ 5 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट है, और यहाँ 3 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स है। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, और ये है क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम 8 कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि इसी को मैक्सिमाइज करके दिखाइए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे हम जो जानते हैं, जो तरीका सीखे हुए हैं इसको सॉल्व करने का, वो मिनिमाइजेशन का सीखे हुए हैं। ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। इसको यहाँ ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में बदलते हैं। कैसे देखिएगा, ये ऊपर लिख दीजिए प्रॉफिट मैट्रिक्स है ये। इसको बदलते हैं लॉस मैट्रिक्स में।
S1 S2 S3, F1 F2 F3 F4 के बाद यहाँ आ जाएगा डमी, और डमी के बाद आएगा आपका डिमांड। यहाँ हो गया सप्लाई, डिमांड, ये है 80, ये गिवन है 120 और ये गिवन है 150। यहाँ आपने किया 10, 150, 50 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 40, टोटल हो जाएगा 350। ये बैलेंस बना दिया। ये प्रॉफिट जो था अब इसको लॉस में बदलने वाले हैं, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि इस प्रॉफिट मैट्रिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे है। यहाँ देखिए, चेक करिए, 6 6 6 6 6 3 2 2 8 5 3 8 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस प्रॉफिट मैट्रिक्स से आप क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को आप ले लीजिए और इस वैल्यू से आप सब मैट्रिक्स की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ जो होगा 2 का लॉस आएगा। यहाँ 8 - 6 कर दिया आपने, ये देखिएगा 8 - 6 2, यहाँ भी 8 - 6 2, यहाँ हो जाएगा 8 - 1 7, 8 - 2 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10, 8 - 2 + 2 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 8 + 4 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 12, ये हो जाएगा 8 - 3 5, 8 - 2 6, 8 - 2 6, 8 - 8 0, 8 - 5 3, 8 - 3 5, 8 - 0 8, 8 - 0 8, 8 - 0 8। इसे कहेंगे लॉस मैट्रिक्स। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज लॉस। लॉस को मिनिमाइज करना यहां ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि अब ये मेरा क्वेश्चन पहले की तरह बन गया। सिर्फ यहां से अब हर कैलकुलेशन इसके बेसिस पे होगा, यहां से लास्ट में जहां पे एलोकेशन होगा उस बेसिस पे हम यहां से प्रॉफिट उठाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट बता लेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो आपके पास तरीका क्या है, वही पुराना तरीका सर, यहां पे डिफरेंस निकलवाइए और हमें सॉल्यूशन बताइए। तो आप कहेंगे ये लीजिए डिफरेंस। क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहां रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है। यहां सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर्मुलेट द एबव एज यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि इस लॉ प्रॉफिट मैट्रिक्स को यूजुअल जो लॉस मैट्रिक्स होता है यानी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है उसमें चेंज करिए। पहली रिक्वायरमेंट थी तो पहली रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी, चेंज कर दिया आपने प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में। इस तरह से चेंज होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है यानी मैक्सिमम प्रॉफिट से हर प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो वहां पे लॉस पर यूनिट आ जाएगा। लॉस वहां पर यूनिट होने की संभावना जो भी है वो कैलकुलेट होके आ गई। इसके बाद आगे और लिखा हुआ है, एंड फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहा है
कि इनिशियल सॉल्यूशन सिर्फ फाइंड करिए, ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं करिए। ये नहीं लिखा हुआ है, बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 9 में जब आप आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में सेम यही क्वेश्चन है। फैक्ट्री F1, F2, F3, F4, S1, S2, S3 सेल डिपोट है और अवेलेबिलिटी है। सारा क्वेश्चन यही है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बदल गई है, लेकिन क्या लिखा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में भी, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके एक ही जगह सॉल्व करेंगे, 8 और 9। इसका एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, और एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द 4 फैक्ट्री एंड 3 सेल्स, वही कुछ सब है। डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल एंड करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। तो ये कह रहा है कि जो मोस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट जहां हो सकता है, यानी कि जहां लॉस मिनिमम होगा वहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यानी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सिर्फ इनिशियल से काम नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है। आगे देखिए, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट, यहां अगर लॉस है 6, यहां देखिएगा लॉस है 6, तो यहां प्रॉफिट है 2, यानी ये 6 का करस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो वो करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट भी बताना है आपको। एज्यूमिंग नो प्रॉफिट इन केस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, ये भी कर रहे हैं कि जो डमी रो बनाएंगे उसमें नो प्रॉफिट है, ये मान लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है। 8 सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन की बात करता है, 9 कहता है ऑप्टिमल टेस्ट की तरफ जाइए, ऑप्टिमल प्रॉफिट बताइए। दोनों कैलकुलेट भी करके प्रॉफिट कितना होगा वो भी बताइए। हमने कहा ठीक, दोनों क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में चेंज कर लिया गया है। अब यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव मिटा देते हैं, अब आपको पता चल चुका होगा। यहाँ ऊपर लिख सकते हैं आप, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है मिनिमाइजेशन, और इनका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन। डिफरेंस, यहां सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 2, उससे ऊपर 2 और 7। मैंने कहा जो सबसे लिस्ट वैल्यू है 2, अगली लिस्ट वैल्यू भी आप 2 ही मानेंगे। दो अगर लिस्ट कॉस्ट सेम है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। 10, 10, 12 ये भी आ गया 0। 5, 6, 6 ये भी आएगा 0, नहीं 1। 5 सबसे छोटा, उससे ऊपर 6 है तो इसका हो जाएगा 1। 0, 3, 5 सबसे छोटा 0, उसके बाद 3, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 3। यहाँ सबसे कम वैल्यू सब 8, 8, 8, तो ये आ जाएगा 0 डिफरेंस। यहाँ देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू 7, 6, 6, 5 के बाद क्या है? 6, 1। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ देखिए हमें 2, उसके बाद 3, ये भी 1। यहाँ लिस्ट वैल्यू है 0 और 0 के बाद 2 है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे आई है, तो इस रो में आप आएंगे एलोकेशन करने। एलोकेशन कहाँ पे होना है? एलोकेशन यहाँ होगा। यहाँ है सबसे लिस्ट कॉस्ट, कॉस्ट सबसे कम है 0 है तो यहाँ पे, और यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। देखिएगा 8 यहाँ प्रॉफिट है, लॉस 0 है, तो यहाँ पे एलोकेशन हो चुका है। कितने यूनिट का हो सकता है? 80 यूनिट का एलोकेशन यहाँ हो सकता है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 80 यूनिट्स की, तो यहाँ 80 यूनिट का अवेलेबल हुआ। ये कैंसिल होके 0 हो गया, यहाँ ये कैंसिल होके 20 यूनिट बचा, और अभी आपको ये कैंसिल करना होगा आपको इसको, क्योंकि ये फुल्ली सेटिस्फाइड है। अभी आइए, अब फिर डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस भी 1, इनका डिफरेंस कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। इनका डिफरेंस हो जाएगा 3 और 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस है 6 और 6 0, 2 और 7 का ये हो गया 5।
2 7 का 5, 10 और 12 2 आएगा, 6 6 0 3 5 2 8 8 0 और ये यहाँ पे हो जाएगा 1 और 5 और 6 1, यहाँ मिनिमम है 3 2 और 3 1 ही रहेगा। यानी मैक्सिमम आपको यहाँ पेनल्टी मिलती है, डिफरेंस मिलता है 5 और ये 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप करने वाले हैं 6 या 7 में किया जाए एलोकेशन तो यहाँ 2 ये है मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ पे जो एलोकेशन होगा वो होगा 10 यूनिट का और 10 यूनिट का एलोकेशन होते ही ये हो जाएगा 110 और ये कैंसिल होके हो जाएगा 0 और आप इसको भी क्या कर दिए यहाँ से कैंसिल कर दिए, ये रो कॉलम भी खत्म, ये कॉलम ये रो कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ 110 बचा है, ये 0 खत्म हो गया। अब आइए फिर से 10 और 12 इसका डिफरेंस आएगा 2 6 6 0 3 5 2 8 8 0 और यहाँ ये 7 कट जो 6 5 6 1 और यहाँ ये हो जाएगा सबसे छोटा है 3 के बाद सीधा आ जाएगा 6, ये हो गया 3, यहाँ मैक्सिमम डिफरेंस 3 दिख रहा है आपको, एलोकेशन करना है, करिए एलोकेशन, कहाँ पे होगा एलोकेशन 3, ये मिनिमम कॉस्ट है 3, यहीं पे मिनिमम कॉस्ट 3, यहाँ पे कितना एलोकेशन हो सकता है 110 अवेलेबल है यहाँ पे, डिमांड और 20 यूनिट ही हो सकता है क्योंकि 100 इसकी कैपेसिटी थी, ये भी हो गया 0 और ये कैंसिल। फिर आ जाइए, ये तो 0 हो चुका है, 10 12 ये 2 डिफरेंस होगा और इनका डिफरेंस बताएंगे आप 6 6 ये हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ अभी 0 ही होगा और 12 6 8 6 और 8 का डिफरेंस 2 हो गया और यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये 6 बचा हुआ है, ये कैंसिल 8, 6 और 8 का डिफरेंस 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ये तीनों में देखिए मिनिमम कॉस्ट कहाँ है, तो यहाँ से देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट 6 आ रही है इसकी, इससे देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट 6 है यहाँ भी और यहाँ से देखेंगे तो 10, तो इन दोनों में देखेंगे यहाँ मिनिमम कॉस्ट 10 है, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम कॉस्ट 6 है, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम कॉस्ट 6 है, तो एलोकेशन किसी एक जगह पे कर दीजिए। अगर यहाँ एलोकेशन करते हैं हम लोग तो 110 और यहाँ करते हैं तो 50 यूनिट, कितना एलोकेशन हो सकता है, यहाँ पे भी 50 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा और यहाँ पे भी 50 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा, तो हम यहीं पे कर देते हैं एलोकेशन 50 यूनिट का, 50 यूनिट का एलोकेशन हो गया, तो यहाँ पे 0 इन दोनों जगहों में से कहीं भी कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों जगह 50 ही एलोकेशन होंगे, दोनों जगह की कॉस्ट सेम है, पेनल्टी सेम है। ये बचा कितना 100, ये 0 S3, ये लोकेशन हो गया, ये कैंसिल हो गया है। अब 150 यहाँ ये 0 हो चुका है, 150 यहाँ एलोकेट होगा 110 और ये गलत हमने कैंसिल कर दिया, ये 0 हुआ है तो ये रो कैंसिल होगा, ये रो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये 2 रो कैंसिल हो चुके हैं, F2 और ये डमी, ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों में हमें करना है 10 12, इसका 10 और 12 का डिफरेंस आ गया 2 और यहाँ 3 5 का ये भी हो जाएगा 2, नहीं ये कैंसिल हो चुका है, ये भी, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, लास्ट वाला ये आएगा 0, यानी कि ये जो सबसे लास्ट एलोकेशन हुआ है 2 और 0, इधर से अगर देखेंगे आप तो ये बचा हुआ है 12 और यहाँ 8, इसका होगा 4 और यहाँ देखेंगे तो यहाँ बचा हुआ है 10 और 3 नहीं 8 और 10, ये हो गया 2 4 0 2, 4 सबसे ज़्यादा है, एलोकेशन यहाँ होगा, एलोकेशन 8 है 12 है यहाँ पे होगा
और यहाँ कितने यूनिट का हो सकता है, 40 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल होके 0 और ये हो जाएगा 60, और ये डमी रो भी क्या हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है 40 से। बच गया अब क्या, अब सिर्फ ये दो लोकेशन बचे हुए हैं, यहाँ पे 110 यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 60। ये 20 अगर यहाँ एलोकेट हुआ था तो ये 20 कम हो गया था, 90 बचा हुआ था, तो यहाँ 90 एलोकेशन होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 60, 60, 90, 150, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ 20 एलोकेट हुआ था, 10 हुआ था, तो 90 बचेगा। ये बन गया हमारा ये लोकेशन, इनिशियल सॉल्यूशन हो गया वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। कहाँ कहाँ पे एलोकेशन हुआ है देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉफिट वाले में करना है तो एलोकेशन हुआ है 10 यूनिट यहाँ का, और यहाँ पे हो गया है 90 यूनिट्स, यहाँ पे हो गए हैं 60 यूनिट्स, फिर उसके नीचे यहाँ पे हुआ है 50 यूनिट का एलोकेशन, और यहाँ हुआ है 80 यूनिट का एलोकेशन, यहाँ पे हो गया है 20, और लास्ट में यहाँ पे 40 यूनिट का एलोकेशन इसी को देख के यहाँ पे कर दिए। करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स बता देंगे टोटल, इसका करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 60 का है, यहाँ पे आप 10 यूनिट भेजेंगे और यहाँ पे आपको 60 का प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट ऐसे बता सकते हैं। एलोकेशन यहाँ करेंगे, उसके बेसिस पे करस्पॉन्डिंग एलोकेशन आप प्रॉफिट मैट्रिक्स में कर लेंगे, प्रॉफिट बता सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन खत्म। इसके आगे ऑप्टिमल है कि नहीं ये सॉल्यूशन, आइए चेक करते हैं। तो ऑप्टिमलिटी के लिए इसी को बनाएंगे हम लोग, ऑप्टिमल कॉस्ट की मैट्रिक्स। तो फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां लिखते हैं, फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप नंबर ऑफ एलोकेशंस देखेंगे। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस यहां पे आ गए 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ एलोकेशन 7, और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 7, यानी कि ये ठीक है, ये दोनों मैच कर गए, यानी डीजेनरेसी की स्थिति नहीं है। आइए उसको सॉल्व करते हैं। कितनी लाइन यहाँ, 1 2 3 4 5, वन 2 3 1 2 3 4 5 1 1 2 3, U1 U2 U3 U4 U5 V1 V2 V3। यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे आप 227 227 10 10 12 10 10 और यहाँ आ गया 12 5 6 6 5 6 6 0 3 5 0 3 5 और यहाँ का आ गया 8 8 और 8। एलोकेशंस कहाँ कहाँ पे हुए हैं, एलोकेशंस हुए हैं यहाँ 10 90 60 50 80 20 और 40। U1 की वैल्यू आपने ले लिया 0, इसकी वैल्यू आप ले लेते हैं 0,
ये था आपका स्टेप 1। और स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 ऑप्टिमलिटी के लिए फाइंड ui प्लस vj माइनस cij, फाइंड u and v from using ui plus vj minus equal to cij using from allocated cell, from allocated cells, allocated cell से इसको कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग काम कर रहे हैं, यू वी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पहला एलोकेटेड सेल है तो 0, और यहाँ क्या रख दें कि कॉस्ट 0 हो जाए। 0 प्लस 2 होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या रख दिए 2, ये भी मिल गया। ये भी यहाँ से देखिए 90, तो ये वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे क्या ऐसा ऐड करें कि यहाँ 2 ऐड करने पे 10 आ जाएगी कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10। अगला एलोकेटेड सेल ये है 90, तो ये है 8। यहाँ पे बताइए क्या रख दिया जाए, यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि ये 12 हो जाए। 4 प्लस 8 12 आ गया। फिर एलोकेटेड सेल यहाँ पे है, बताइएगा यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ रखी जाए 4 और कितना जोड़ दिया जाए कि 6 हो जाए। 2 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखा जाए और यहाँ दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इस एलोकेटेड सेल पे आते हैं। यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 2 से जोड़ने पे 2 से ऐड करने पे ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 1 हो गया ये 1 प्लस 2 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे V1 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0 में क्या ऐड किया जाए कि इस एलोकेटेड सेल की कॉस्ट 0 आ जाए। तो 1 में आप -1 ऐड करेंगे तभी ये 0 आएगा। तो यहाँ V1 की वैल्यू मिल गई -1। ये लास्ट एलोकेटेड सेल ये है। यहाँ V4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, V4 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे 4 में कि यहाँ ऐड करिए कि एक वैल्यू 8 हो जाए। तो 4 में हम ऐड कर देंगे 4 प्लस 4 8 होता है। यानी टोटल U और V की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आ जाते हैं स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 जो अपना है, फाइंड Pij इक्वल टू ui प्लस vj माइनस cij फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स। फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स ये वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। अनएलोकेटेड सेल पहला क्या है लिखते जाइए, P11 P13 उसके बाद P21 P31 P32 उसके बाद से ये आ जाएगा P4 फोर्थ रो थर्ड कॉलम P43 P51 P52। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, ऑल वैल्यूज आर 0 और नेगेटिव, हैंस इट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आइए P11 की वैल्यू 0 -1 -2, 0 -1 -2, वैल्यू आ गई -3। ये है 0 + 4 -7, 0 + 4 -7 इक्वल टू -3। ये वैल्यू आ जाइए 8 -1 -10 इक्वल टू -3। ये हो गया। ये इस पे आ जाइए 3 1 पे 2 -1 -5 और ये आ जाएगा -4। 2 + 2 -6 इक्वल टू -2। फिर ये है अनएलोकेटेड सेल 1 + 4 -5 इक्वल टू 0। ये अनएलोकेटेड सेल है 4 -1
-8 इक्वल टू -5 और अनएलोकेटेड सेल 4 + 2 - 8 इक्वल टू -2. All values are 0 or negative, hence it will be ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ये जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. यहाँ से हमने ये कैलकुलेट करके आपको बता दिया. और अब वो प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या होगा, ये सॉल्यूशन आया है. अब इसे आगे फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो आप लिख सकते हैं फैक्ट्री, सेल रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें, अमाउंट कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ मिटाने के बाद. तो जितनी चीज़ें हैं 2 मिनट का समय देते हैं, लिख लीजिए. यहाँ से मिटा के यहीं वो हम बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट. अभी तक बना रहे थे कॉस्ट स्टेटमेंट, अब बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट. लिख लिया आपने. सिर्फ ये हम वैल्यू यहाँ से इतना ही मिटाएंगे. यहाँ पे आप लिखने वाले हैं फैक्ट्री प्रॉफिट स्टेटमेंट, फैक्ट्री सेल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट के बाद यूनिट्स और यूनिट्स के बाद प्रॉफिट और यहाँ पे अमाउंट. एलोकेशन जो हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं. तो फैक्ट्री 1 का एलोकेशन हुआ है फैक्ट्री 1 से सेल रिपोर्ट 2 में कितने यूनिट, 10 यूनिट. प्रॉफिट है 6, अमाउंट हो गया 60. दूसरा फैक्ट्री 2 से जो एलोकेशन हुए हैं S2 में ही हुआ है, कितने यूनिट का, 90 यूनिट्स का. और इसकी प्रॉफिट है -2, लॉस है यहाँ पे, और ये हो जाएगा -180. फैक्ट्री 3 से बताइएगा कहाँ पे लोकेशन हुआ है. फैक्ट्री 3 से हुआ है S3 में, और कितने यूनिट का, 50 यूनिट का. प्रॉफिट कितना है, 2 रुपीज़ पर यूनिट. अभी फैक्ट्री 2 से बाकी रह गया एक. फैक्ट्री 2 से S3 में हुआ है, फैक्ट्री 2 से S3 में हुआ है कितने यूनिट का, 60 यूनिट का. और वहाँ पे प्रॉफिट है -4 का, ये -240 आ जाएगा. फिर आ जाइए फैक्ट्री 3 से अब एलोकेट करेंगे हम. फैक्ट्री 3 से हुआ है S3 में 50 यूनिट, प्रॉफिट है 2 के हिसाब से, आ गया 100. फिर एलोकेशन हुआ है फैक्ट्री 4 से. फैक्ट्री 4 से हुआ है सेल रिपोर्ट 1 में और सेल रिपोर्ट 2 में भी हुआ है. 1 में हुआ है कितना, 80 यूनिट, और 2 में हुआ है 20 यूनिट. इसकी यहाँ प्रॉफिट है 8 के हिसाब से, और यहाँ प्रॉफिट है 5 के रेट से.
ये हो जाएगा 640, ये हो गया 100, और इसके बाद जो लास्ट है वो है फैक्ट्री, डमी फैक्ट्री। डमी फैक्ट्री से कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपका, और ये हो जाएगा S3 में एलोकेशन है 40 यूनिट का, जीरो के रेट से जीरो आ गया। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको ये। चलिए यहाँ आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, $640 प्लस 200 प्लस 60 माइनस 240 माइनस 180 480, यहाँ पे जो अमाउंट आ गया 480 रुपीज़ का, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये पूछ रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए, यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट स्टेटमेंट आपको बना देना है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का सॉल्यूशन था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ कहा था वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप क्या बना दीजिए, उसका इनिशियल सॉल्यूशन बता दीजिए, वहीं तक था। इसने कहा नहीं ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताइए और प्रॉफिट कितना होगा, ऑप्टिमम प्रॉफिट भी बताइए, करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट भी बताइए। हमने कहा ठीक है, करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट, करेस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वही करेंगे, वहाँ से करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट पे आ गए। करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी कर लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट भी दिखा दिए, खत्म हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 प्लस क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को हमने साथ में सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब तक आप ये नोट करेंगे तब तक हम लोग रुके हुए हैं।
आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके प्रैक्टिस मैनुअल का। A leading firm has 3 auditors. Each auditor can work up to 160 hours during the next month. कितने ऑडिटर हैं? 3 ऑडिटर्स हैं और वो कितने वर्क कर सकते हैं, मतलब उनकी सप्लाई कितनी है। एक तरह से सप्लाई और डिमांड है, तो जितने मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं वही उनकी सप्लाई है कि 160 आवर्स टोटल वो काम कर सकते हैं, यानी टोटल सप्लाई 160 आवर्स की है ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ, ड्यूरिंग विच टाइम 3 प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। और ड्यूरिंग विच टाइम, और उस समय में उनको 3 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। 3 प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट 1 विल टेक 130 आवर्स, प्रोजेक्ट 2 विल टेक 140 आवर्स, प्रोजेक्ट 3 विल टेक 160 आवर्स। ये 3 प्रोजेक्ट हैं, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, मतलब ये डिमांड है। अलग अलग प्रोजेक्ट की कितनी डिमांड है? प्रोजेक्ट 1 कितने आवर्स की डिमांड करता है? 130 आवर्स की। प्रोजेक्ट 2 कितने आवर्स की डिमांड करता है? 140 आवर्स की। और प्रोजेक्ट 3 160 आवर्स की। ये डिमांड है। और सप्लाई तीनों केस में ऑडिटर ए बी सी तीनों 160 आवर्स सप्लाई कर सकते हैं। द अमाउंट per hour that can be billed for assigning each auditor to each product is given in table। और हर घंटे की इनकी जो कॉस्ट है, बिलिंग जो ये करेंगे, मतलब इनको जो प्रॉफिट होगा, ऑडिटर्स के लिए प्रॉफिट देने वाले के लिए कॉस्ट, तो ये ऑडिटर के सेंस में बात हो रही है। तो ये भी दिया हुआ है कि हर घंटे का ऑडिटर प्रोजेक्ट 1 पे कितना पैसा लेगा, 1 घंटे का प्रोजेक्ट 2 पे कितना लेगा, और 1 घंटे का प्रोजेक्ट 3 पे कितना लेगा, ये भी दिया हुआ है। टोटल ऑडिटर्स के आवर्स कितने अवेलेबल हैं, ये भी दिया हुआ है। और रिक्वायरमेंट कितनी है, डिमांड कितनी है, ये भी दिया हुआ है। ये चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। रिक्वायर्ड क्या चाहिए आपको? फॉर्मुलेट दिस एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह से सॉल्व करिए और ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताइए। ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम टोटल बिलिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। ये तो हम फाइंड करते ही हैं, ये बोलते या नहीं बोलते। मैक्सिमम बिलिंग मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, तो मिनिमम लॉस बना देंगे उसको। मिनिमम लॉस बनाते ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम है या अनबैलेंस है। ये 160 ये हो जाएगा, और यहां टाइम अवेलेबल है 130 140 160। तो जो अवेलेबल टाइम है वो कम है, यानी कि आपको डमी कॉलम बनाना पड़ेगा। यहां पे प्रोजेक्ट 1 यानी P1 P2 और P3 3 प्रोजेक्ट हैं। ऑडिटर हैं A, B और C, 3 ऑडिटर्स हैं। यहाँ मैक्सिमम सप्लाई दी गई है। यहाँ देखिएगा, ये डिमांड दिया है। रिक्वायरमेंट जो है या डिमांड है, ये प्रोजेक्ट 1 की डिमांड जो है वो दिया हुआ है 130 आवर्स। इसका जो डिमांड दिया हुआ है 140 आवर्स। चलिए आवर्स छोड़ दीजिए, 130 140, और यहाँ दिया हुआ है 160। तो यहाँ 20 और 30 50 आवर्स की कमी आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, एक डमी प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। डमी प्रोजेक्ट में हमने यहाँ डाल दिया 50, और ये अब ये सप्लाई से मैच कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो अवेलेबल आवर्स है ऑडिटर का वो 160 160 और 160 है। ये 480 आ जाएगा। ये भी अब 480 आ जाना चाहिए, क्योंकि 160 में 30 कम था और ये 160 में 20 कम था। तो 30 20 50 हमने पता था कि ये 40 से कम आएगा, डमी हमने क्रिएट कर दिया। अभी ठीक है। यहां आपका क्वेश्चन ये बन गया। यहां दिया हुआ है क्या क्या? प्रॉफिट,
यहाँ रुपीज़ इन 100 दिया हुआ है, तो यहाँ रुपीज़ इन 100 हम 0 लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में 2 जीरो बढ़ा देंगे, जो लास्ट में टोटल कैलकुलेशन आएगा 2 जीरो बढ़ा देंगे, थोड़ा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा, कम जीरो लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है 1200, तो यहाँ 1200 को हमने लिख दिया 12। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है एक तरह से, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये प्रॉफिट मैट्रिक्स पे ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, यहां दिया हुआ है प्रॉफिट 12 का, 15 का, और यहां का प्रॉफिट है 19, यहां का हो गया 0, और यहां का 1413 12, और यहाँ का हो गया 0। $1600, $1400, और ये हो गया 1500, ये हो गया 0। प्रॉफिट मैट्रिक्स रेडी है आपका, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इस प्रॉफिट मैट्रिक्स के थ्रू कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए। ये जो बिलिंग करेंगे ऑडिटर्स पर आवर्स के रेट से, यहाँ 1200 रुपये 1 घंटे का मिलेगा, यहाँ 1500 घंटे का मिलेगा, यहाँ 19 घंटे का मिलेगा। ए के पास इतने ही आवर्स है, टोटल P1 P2 P3 ये अवेलेबल है हमारे पास। इन प्रोजेक्ट को इतने देर में कंप्लीट कर ही देना है। अब इनका असाइनमेंट करिए आप, इनका एलोकेशन ऐसा करिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसे सबसे पहले कन्वर्ट करिए लॉस मैट्रिक्स में। लॉस मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते ही इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मिनिमाइजेशन, और हम चाहते भी हैं कि इसको मिनिमाइजेशन में ये कन्वर्ट हो जाए। ये हो जाएगा P1 P2 और P3, और यहाँ से ऑडिटर A, यहाँ ऑडिटर B हैं, यहाँ ऑडिटर C हैं। ये हो जाएगा डमी, इसको और थोड़ा पतला करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसी पे बनाना है। ये हो गया P1 P2 प्रोजेक्ट 3 P3, और ये हो गया डमी, और डमी के बाद ये रहेगा सप्लाई। सप्लाई के बाद हम लोग यहाँ पे रहेगा डिमांड, डिमांड के बाद डिफरेंस। 130 डिमांड हो गया, 140, 160, 50, 480, यहाँ 160, यहाँ भी 160, यहाँ भी 160। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ कितनी है 1215। यहाँ से अब इसको हम प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बताइए, पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ है, तो यहाँ से 19 माइनस 12, यहाँ क्या कर देंगे आप 19 माइनस 12, जल्दी बताइए कितना आएगा 7। 19 माइनस 15 4, 19 माइनस 19 0, 19 माइनस 0 19, 19 माइनस 14 5, 19 माइनस 13 6, 19 माइनस 12 7, 19 माइनस 0 19, 19 माइनस 16 3, 19 माइनस 14 5, 19 माइनस 15 4, 19। बदल गया। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स, ये लॉस मैट्रिक्स। सॉल्व करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, तो करना क्या होगा इसमें आपको, इसमें अब वही चीज़ें फिर से डिफरेंस
वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा दीजिए। कहीं क्वेश्चन स्पेशली कुछ नहीं बोल रहा है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करिए। यहाँ जो डिफरेंस आएगा, सबसे कम लिस्ट वैल्यू है 0, उसके बाद 4, यहाँ डिफरेंस आ गया 4 का, यहाँ लिस्ट वैल्यू हो गई 5, 5 के बाद 6, 1, यहाँ लिस्ट वैल्यू 3, 4, 1, यहाँ आ जाइए 0, 4, 0, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 6, 5, तो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1, 3, 5, 7, 3 और 5 का डिफरेंस 2 हो गया 2, 4, 4, 2 पेनल्टी सबसे ज़्यादा है। अब बताइएगा एलोकेशन कहाँ की जाए। यहाँ से देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट 0 है, यहाँ से देखेंगे मिनिमम कॉस्ट 0 है, दोनों यही बता रहे हैं। ये भी करा है यहीं एलोकेट करिए, ये भी करा है यहीं एलोकेट करिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? दो जगह से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये लोकेशन यही होना है। बहुत ही अच्छी बात है ये। यहाँ पे आ जाइए P3 में, यहाँ एलोकेशन कर दीजिए कितने यूनिट का, 160 यूनिट। ये लीजिए 160 का एलोकेशन होते ही ये कैंसिल होके 0, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो चुका है, रो भी कैंसिल। यानी कि ऑडिटर ए अपना सारा काम कहाँ करेंगे? ऑडिटर ए अपना सारा समय यहीं दे देंगे, प्रोजेक्ट 3 को करने में सारा समय दे देंगे। 160 घंटे इनके पास हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहीं कमाएंगे। वो देखिएगा कितना 19 रुपये कमा रहे हैं यहाँ पे 1 घंटे का, तो अपना पूरा घंटा यहीं दे देंगे, 160 आवर्स प्रोजेक्ट 3 पे ही दे देंगे, और बाकी अब ऑडिटर दूसरी जगह जाएंगे। चलिए अब क्या बचा? ये तो खत्म। यहाँ 5, 6, 19, 5 और 6 बचा हुआ है, डिफरेंस 1। यहाँ बचा हुआ है 3, 5, 19, यहाँ डिफरेंस रहेगा 2। 19 और 19 डिफरेंस रहेगा 0, 5 और 6 डिफरेंस होगा 1, 3 और 5 डिफरेंस होगा 2, 2, 2, 1, 0, 2, 1। 2 यहाँ से भी इंडिकेशन है, 2 यहाँ से भी है, 2 यहाँ बताएगा। ये 2 अगर देखेंगे तो ये कहेगा 3 मिनिमम कॉस्ट है। इस 2 से पूछे तो ये भी कहा यहीं एलोकेट करिए मिनिमम, दोनों इंडिकेट कर रहे हैं यहीं एलोकेशन। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैक्सिमम एलोकेशन 130 यूनिट का होगा। ये कैंसिल होके 0 हो चुका है, 130 से ये कैंसिल हो जाएगा, 30 यूनिट बचा। और ये कॉलम कैंसिल हो चुका है, ये लीजिए ये भी कैंसिल, यानी ये 2 कॉलम बचे हुए हैं। ये तो 6 और 19 इसका डिफरेंस हो जाएगा 13, और 5 और इसका हो जाएगा डिफरेंस 14, 5 और 19 का। यहाँ ये डिफरेंस 0 ही रहेगा, और 5 और 6 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 1, 1, 0, 14, 13, सबसे ज़्यादा ये वैल्यू आई 14। यानी अगला एलोकेशन कहाँ होने वाला है? ये इन दोनों में मिनिमम कॉस्ट कौन सी दिखी आपको? 5 एलोकेशन यहाँ होगा। कितने यूनिट का होगा? 140 अवेलेबल है, लेकिन 30 यूनिट ही यहाँ सी के पास अवेलेबल है। 30 यूनिट ये यहाँ पे दे देंगे। ये अब इनका भी समय हो चुका है ख़त्म, और इनको भी क्या कर दीजिए, ये भी गए। ये 140 में से 30 गया, 110। अब बचा क्या है? अब बस यही दोनों सेल बचे हुए हैं एलोकेशन करने के लिए। ये 2 चीज़ें बची हुई हैं, तो यहाँ पे 110 यूनिट ये एलोकेट हो जाएगी, यहाँ पे 50 एलोकेट हो जाएगा। ख़त्म हो गई कहानी। ये भी कैंसिल होके 0 हो गया, ये भी कैंसिल होके 0। ये देखिए 110 और 50 160 हो गया, ये भी 0 हो गया। इनिशियल सॉल्यूशन मिल चुका है। ऑल डिमांड्स एंड सप्लाई वेर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब करना क्या है आपको? यहाँ पे ऑप्टिमल टेस्ट करना होगा। तो ऑप्टिमल टेस्ट के लिए 160 यहाँ एलोकेट हुआ है, पहले यहाँ भी एलोकेट कर दीजिए प्रॉफिट मैट्रिक्स में। तो 1, 2, 3 P3 यही करेंगे सारा अपना। 160 आ गया इनका, यहाँ भी एलोकेशन हो गया 160 का, यहाँ हो गया 110 का, यहाँ 110 का, यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे 130, और यहाँ पे 30, बस। और कोई एलोकेशन नहीं हुआ। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं? 1,
2 3 4 5, नंबर ऑफ एलोकेशन 5 और m प्लस n 1 2 3 3 प्लस 3 4 7 माइनस 1, ये तो आ गया डीजेनरेसी वाला सिचुएशन। कोई बात नहीं, आइए लिखते हैं इसको। ये सॉल्यूशन हो गया ऑप्टिमम प्रॉफिट के लिए, फॉर ऑप्टिमलिटी। स्टेप 1 में चलेगा ये कहानी, ये फाइंड करेंगे हम। नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस हो गए कितने, 1 2 3 4 5, और m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 6। यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन m plus n minus 1, hence this situation is called डीजेनरेसी, यानी यहाँ अब कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, डीजेनरेसी है। जहाँ तक है यही ठीक है, इसके आगे अगर ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, प्रॉफिट यही आना है। लेकिन आइए, हमें तो अगर इसको टेस्ट करना है तो यहाँ पे इन सच सिचुएशन we introduce E infinitely small value for ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए ई को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो स्टेप 1 और उसके बाद स्टेप 2 करेंगे हम लोग। पहले तो यहाँ बनाते हैं, 1 2 3 4 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा। U1 U2 U3, ये हो जाएगा V1 V2 V3 V4। यहाँ की कॉस्ट कितनी है, 74019 56719 56719 35419 ये कॉस्ट है। एलोकेशंस हो गए यहाँ पे 160, यहाँ पे एलोकेट हुआ है 160, यहाँ पे 110 एलोकेशन है, यहाँ का एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे 50 यूनिट का है, यहाँ पे 130 का है, यहाँ 130 का है, यहाँ 30 यूनिट का है, और इसके बाद से अब कोई एलोकेशंस नहीं है। तो यहाँ पे ई को इंट्रोड्यूस करना है। आप सोच रहे होंगे ई को किस जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हमने कहा था जो मिनिमम कॉस्ट होगी, जो कि अनएलोकेटेड हो, जो और खाली हो, इंडिपेंडेंट हो, मिनिमम हो और इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 4 कहीं पे भी एलोकेट नहीं हुआ है, यानी 4 यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी है और मिनिमम भी है। जितने अनएलोकेटेड कॉस्ट हैं तो इस 4 में या यहाँ पे आप कहीं भी ई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ई नंबर ऑफ एलोकेशंस है जो 0 के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे ई एक 0 एलोकेशन है, सिर्फ नाम रहेगा एलोकेशन, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स 0 के बराबर होंगे। अब आइए m प्लस n, ये दोनों अब इक्वल हो चुके होंगे, ये दो सब इक्वल हो गए हैं। m प्लस n माइनस 1 6, नंबर ऑफ एलोकेशंस भी हो गए 6। अब यहाँ पे आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए स्टेप 2 क्या होगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 2 चल रहा है।
स्टेप 2 में फाइंड यू एंड वी फ्रॉम allocated cells using ui plus vj इक्वल टू cij। ये वैल्यू हो गई 0। यहाँ एलोकेटेड सेल हो गया। 0 में क्या ऐसा जोड़े कि ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 ऐड कर दीजिए तो 0 + 0 0 हो जाएगा। ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पे आ जाइए, ये वैल्यू आप निकाल पाएंगे। यहाँ u2 भी नहीं पता, v2 भी नहीं पता, छोड़ दीजिए। यहाँ से आ जाइए, u2 यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा, छोड़ दीजिए। u3 ये भी नहीं निकलेगा, u3 भी नहीं पता, v1 भी नहीं पता, u3 भी नहीं पता, v2 भी नहीं पता। ये पता है आपको 0 और ये है 4। और यहाँ पे ऐसी कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि ये और ये दोनों ऐड करने पे, देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे ये 4 आ जाए, तो यहाँ 4 रख दीजिए। 4 + 0 4 होता है। ये निकल के आ गया यहाँ पे, और ये मिल गया तो ये v2 भी मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा 4, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए यहाँ पे कि 4 में ऐड करते ही 5 हो जाए, ये 1 हो जाएगा। 1 + 4 5 आ जाएगा। चलिए v1, यहाँ भी ऐसी कौन सी चीज रखी जाए यहाँ कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे 3 आ जाए। सर 4 में क्या ऐड करेंगे कि 3 आ जाएगा? -1 -1 4 -1 3 आ गया। ये भी मिल गया। v1 v2 v3 बचा क्या है? v4। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, ये अगर v1 v2 यहाँ से मिल चुका है आपको, तो v2 और यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इक्वल टू 6 आ जाए, तो 1 यहाँ पे कहेंगे आप 5 रख दीजिए। 5 + 1 6 हो गया, ये भी मिल गया। तो अगर ये 5 मिल गया तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 19 आ जाएगा, तो 5 में ये हो जाएगा आपका 14। तो v1 v2 v3 और u1 u2 u3 सब मिल चुका है। अब आप आते हैं हम लोग अब स्टेप 3 ऑप्टिमलिटी टेस्ट। स्टेप 3 पे आ जाइए। फाइंड pij इक्वल टू ui प्लस vj माइनस cij फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स। अब ये है अनएलोकेटेड सेल, पहला ये है, तो लिख दीजिए यहाँ P11, ये है P12, ये हो जाएगा P13, P21, P23 और ये हो जाएगा P34। अनएलोकेटेड सेल हैं। P11 0 - 1 0 - 1 - 7 इक्वल टू -8। P12 0 + 1 - 4 इक्वल टू -3। ये अनएलोकेटेड सेल है, तो ये हो जाएगा 0 + 14 - 19 और ये वैल्यू आ गई -5। P21 यहाँ u की वैल्यू कितनी है? 5 - 1 - 5 इक्वल टू -1। अनएलोकेटेड सेल यहाँ पे है, तो 5 + 0 - 7 इक्वल टू -2। ये अनएलोकेटेड सेल है। 4 + 14 - 19 इक्वल टू -1। ऑल वैल्यूज आर 0 और नेगेटिव, hence it will be optimal solution। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यही एलोकेशन होगा, इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना भी दिमाग लगा लें, ये जो एलोकेशन है इस प्रॉफिट से ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते।
इन गिवन सिचुएशन, क्योंकि उनके पास 160 आवर्स ही हैं, उससे ज़्यादा घंटे नहीं हैं अवेलेबल, और उनको जो वर्क है 130 आवर्स में, 140 आवर्स में, 160 आवर्स में कंपल्सरली कंप्लीट कर देना है। इसलिए वो कितना भी दिमाग लगा लें, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और इसलिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ प्रॉफिट स्टेटमेंट हम बनाएंगे। उससे पहले आप इसे नोट करेंगे, कम से कम यहाँ तक तो नोट कर ही लेंगे, क्योंकि यही चीज़ हम मिटाने वाले हैं, यही प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑडिटर, क्या लिखने वाले हैं आप, ऑडिटर। यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट, प्रॉफिट स्टेटमेंट है क्या, वो कैसे बिलिंग करेंगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद ये हो जाएगा इनका वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स, यहाँ हो जाएगा रेट, और यहाँ हो गया अमाउंट। ऑडिटर कौन है, ए, ऑडिटर ए कहाँ काम करेंगे, प्रोजेक्ट 3 पे, कितना देर, पूरा पूरा अपना 160 घंटा ये यहीं देंगे, किस रेट से, 19 रुपये पर आवर के रेट से कमा लेंगे ये। आइए ऑडिटर बी की कहानी क्या है, ऑडिटर बी कहाँ किस प्रोजेक्ट पे समय देंगे, प्रोजेक्ट 2 पे, कितना समय देंगे अपना 110 आवर्स, किस रेट से वहाँ इन्हें पेमेंट मिलेगा, ₹13 पर आवर के रेट से पेमेंट मिलेगा। और भी कहीं पेमेंट कर पाएंगे ये, बिल्कुल, ये बाकी अपना बचा हुआ समय 50 आवर्स कहाँ देंगे, डमी प्रोडक्ट पे देंगे, यानी यहाँ से इनको फ्री में काम करना है, इनका टाइम नुकसान होना है, कुछ भी इनको मिलना नहीं है। तो बी हो गए ये डमी, ये 50 वर्किंग आवर्स डमी में जाएंगे 0 के रेट से। और बी के बाद आ गए सी, सी अपना समय देंगे प्रोजेक्ट 1 पे, कितना समय देंगे 130 आवर्स, किस रेट से, यहाँ पे 16 रुपीज़ पर आवर के रेट से कमाएंगे। सी और अपना समय कहाँ देंगे, प्रोजेक्ट 2 पे भी देंगे, प्रोजेक्ट 2 पे कितना कमाएंगे ये 30 आवर्स, किस रेट से 14 पर के आवर की रेट से ये अर्न करेंगे। ये अब टोटल अमाउंट जोड़ के आप बता सकते हैं, ये मैं बता सकता हूँ 50 × 0 0, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आइए इधर 160 × 19 3040 3040, फिर 110 × 13 1430, ये हो गया 130 × 16 2080, और ये हो जाएगा 30 × 14 420, ये आ गया 6970, और टोटल ऐड करने पे, और ये है यहाँ पे अमाउंट, और टोटल अमाउंट ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ 00 हमने लगा दिया था, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमने बोला था
तो 6970 इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू 6970 पे 2 जीरो, इतना रुपया हो गया आपका आंसर। लास्ट में 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था 6,97,000 मैक्सिमम प्रॉफिट की बिलिंग कर सकते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर ये था 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा या नहीं। सुने, SBC Partners, a leading CA firm, has 3 managers. Each manager can work up to 176 hours during the next month, during which time 3 assignment must be completed। कह रहा है कि CA फर्म में 3 मैनेजर हैं, तीनों मैनेजर को काम करना है। मैक्सिमम आवर्स जानते हैं कितना अवेलेबल है, 176। तो अगर यहाँ पे हम मिटा दें इसको 160 को 176, 76, 76, तो ये लग रहा है इसी तरह का सिचुएशन है। कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है, प्रोजेक्ट के लिए द ट्रांसफर प्राइजिंग असाइनमेंट, जो असाइनमेंट है प्रोजेक्ट 1 का, मतलब वो नाम रख दिया है ट्रांसफर प्राइजिंग असाइनमेंट, प्रोजेक्ट 1 भी है वही है। उसके लिए कितने आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, 143 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सेकंड प्रोजेक्ट है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कंप्लीट होना चाहिए 154 आवर्स में। और थर्ड प्रोजेक्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, और वो 176 आवर्स में अवेलेबल कंप्लीट होनी चाहिए। यानी यहाँ सिचुएशन दिया हुआ है कि 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 मैनेजर हैं, तीनों का डिमांड और सप्लाई दे दिया है। जब अनबैलेंस होंगे तो रो या कॉलम, डमी रो या डमी कॉलम क्रिएट कर लीजिए और उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम बना लीजिए। आगे असाइनमेंट का प्रॉफिट जो दिया है, द अमाउंट पर आवर दैट कैन बी बिल्ड फॉर द असाइनिंग ईच मैनेजर टू ईच असाइनमेंट इज गिवन बिलो। यानी कि ये जो है प्रॉफिट है ये भी दिया हुआ है पर आवर पर मैनेजर। यहाँ नीचे सेम वही चीज़ें दी गई है, 3x3 का मैट्रिक्स है। फॉर्मुलेट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड द बिलिंग कितना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अमाउंट चेंज है। बाकी सारा आपको काम यही करना है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि सेम सिर्फ अमाउंट चेंज है, बाकी उसमें नंबर ऑफ रो कॉलम भी चेंज नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अगली क्लास में काम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।